हेलो माय डियर फ्रेंड, आई एम जितेंद्र कुमार। ग्लोबल एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मैथ पेडागोगी के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो सीटेट, केवीएस और सभी स्टेट के टेट में यूज आएगा। और इससे पहले आपको 150 या 250 क्वेश्चंस आपको दिया गया है, उसे भी जाकर देखें। और ये आज भी 50 क्वेश्चन हम करेंगे, तो इसे भी आप लास्ट तक देखें। यदि आप शिक्षण विधियाँ नहीं देखे हैं या जितने थ्योरी की जो आपका वीडियो लेक्चर डाला गया है वो सभी जाकर आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो चलिए हम इसमें 50 क्वेश्चन करते हैं। पहला जो है आपका 101 नंबर जो क्वेश्चन है, गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? क्या शिक्षक का व्यवहार उचित हो? पहला है शिक्षक का व्यवहार उचित हो। दूसरा है व्यक्तिगत भेदों की कक्षा में अपनाया जाए, या सभी विषयों के कार्य के लिए अभ्यास कार्य एक ही शिक्षण विधि से किया जाए। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी। तो देखिए, आपको शिक्षक के व्यवहार उचित हो, ये तो होना ही चाहिए। इसके बाद व्यक्तिगत भेदों को कक्षा में अपनाया जाए। व्यक्तिगत भेद नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए कि सभी विषयों के अभ्यास कार्य एक ही शिक्षण विधि से किया जाए। ये भी गलत है। एक ही शिक्षण विधि से करेंगे, अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग शिक्षण विधियाँ भी अपनाया जाता है, अलग अलग क्लास में अलग अलग शिक्षण विधि अपनाया जाता है, जिससे किसी तरीके से बच्चों को समझ में आए। जिस विधि से बच्चों को समझ में आए वो विधि यूज करना चाहिए, ये आपको पहले ही डिसाइड करना है। और आपको सबका रुचि के अनुसार देखना है कि किस बच्चे मोस्टली आपको सभी बच्चों को कौन सी शिक्षण विधियाँ में सबसे ज़्यादा रुचि होता है। वो क्लास पे डिपेंड करता है कि कौन सी उच्च क्लास का है या निम्न क्लास का है। जैसे छोटे बच्चों है तो उसको खेल विधि में पढ़ाया जाता है। चलिए, तो यहाँ पे आपका आएगा, ये भी गलत है, इसका आएगा आपका ए नंबर। अगला, बच्चे वातावरण में सहज रूप से सब कुछ सीख लेता है यदि शिक्षक का व्यवहार बच्चों के प्रति अनुकूल है। देखिए, वो सवाल और ये सवाल सेम था लगभग। उपरोक्त कथन दर्शाता है क्या शिक्षक के व्यवहार के महत्व पर? पहला आंसर है शिक्षक के व्यवहार के महत्व पर। दूसरा है वातावरण की शुद्ध वायु पर, ये कभी भी ये हो सकता है। बच्चों की चतुराई पर, कभी भी नहीं। शिक्षण की विशेषता को, ये जो आपका निर्भर करेगा शिक्षक के व्यवहार के ऊपर। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका 1, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट 103, आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग ना किया जाना निम्न में से किसका एक समस्या है? पाठ्य पुस्तक की समस्या है? नहीं जी। शिक्षण की समस्या है या विद्यालय की समस्या, अभिभावक की समस्या है? देखिए, आपका यहाँ पे आ रहा है आधुनिक शिक्षण विधियाँ, और शिक्षण विधियाँ का जो कौन यूज करता है? तो शिक्षण विधियाँ का यूज करेगा शिक्षक, और शिक्षक आपका यूज करेगा, शिक्षण विधियाँ का शिक्षक यूज करेगा। और शिक्षक किससे रिलेटेड है? तो शिक्षण से रिलेटेड है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। गणित शिक्षण में शिक्षण संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? क्या प्रधानाचार्य से बच्चों को शिकायत करेंगे? गणित विषयों को कमजोर बच्चों को विषय परिवर्तित करेंगे? ये सभी आपको ऐसे ही दिख रहा है, प्रधानाचार्य से उल्टा ही रिएक्शन आ सकता है। गणित विषय के कमजोर बच्चों को विषय का परिवर्तित करना, ये तो कभी भी संभव नहीं है। बच्चों की उचित दृष्टिकोण का विकास करें, और उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, आपको ऐसे ही दिख जाता है कि इसमें ये वाला आंसर हो जाएगा। चलिए 105, गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए एक अध्यापक को निम्न में से कौन सा अध्यापक क्रिया अपनानी चाहिए? समस्या प्रस्तुत करना, पहला है समस्या प्रस्तुत करना, हाँ ये हो सकता है। छात्र क्रिया को सही दिशा देना, ये भी हो सकता है। छात्र का मूल्यांकन करना, अच्छा यहाँ पे सभी आपका आंसर हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, 4 नंबर। चलिए 106, बच्चों को गणित सरल और रुचिकर लगे, इसके लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या उपाय करने चाहिए? गणित में मनोरंजन के स्थान देना, क्रियात्मक कार्यों को प्रधानता देना, बच्चों का ज्ञान प्रदर्शन के लिए उचित अवसर प्रदान कराना, उपयुक्त सभी,
तो आपका भी यहाँ भी हो जाएगा। गणित मनोरंजन के स्थान देना, ये भी होता है। क्रिया कार्यों का प्रधानता, क्रियात्मक कार्यों का ज़्यादा प्रधानता देना करके सीखने पर आधारित, वो विधि तो आपको है ही, एनसीएफ 2005 में भी है कि करके सीखने पर ज़्यादा बल दिया जाना चाहिए। बच्चों को गणितीकरण हो, यानी कि व्यवहारिक गणित पढ़ाया, व्यवहारिक गणित से जोड़ कर पढ़ाया जाए। बच्चों को ज्ञान प्रदर्शन के लिए उचित अवसर का ये भी होना चाहिए, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। गणित शिक्षण की अभ्यास कार्य हेतु, देखिए अभ्यास कार्य हेतु समय ध्यान रखना चाहिए। अभ्यास कार्य का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। देखिए शिक्षण में अभ्यास कार्य हेतु अभ्यास कार्य देते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? देते समय ध्यान रखना चाहिए क्या? अभ्यास कार्य का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। अभ्यास कार्य की गति उपयुक्त होनी चाहिए। गति उपयुक्त होनी चाहिए, इसका मतलब है समय निर्धारित भी होना चाहिए। पुनरावृत्ति उचित कालांतर से होनी चाहिए। तो 107 का देखिए उचित गति होनी चाहिए, सही बात है। एक उचित गति, इसीलिए समय सीमा भी निश्चित किया जाता है कि आप एक उचित गति से करें। जैसे आपको पूरे दिन दे दिया जाए, 2 घंटे का क्वेश्चन पेपर आपको पूरे दिन दे दिया जाए, तो आप तो पूरे धीमी गति से चलेंगे। इसलिए आपको गति उपयुक्त करने के लिए समय बाउंडेशन होना जरूरी है इसके लिए। तो आपका यहाँ पे भी तीनों आंसर है, यहाँ पे भी आ जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गणित शिक्षण की समस्या को दूर करने के लिए एक बालक में ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है। कैसे? शिक्षण विधि द्वारा। देखिए यहाँ रुचि पैदा करना है। शिक्षण समस्याओं को दूर करने के लिए बालक को ज्ञान के प्रति रुचि पैदा करना है। और रुचि पैदा करना है तो शिक्षण विधि द्वारा रुचि पैदा किया जाता है। ये भी है प्रेरणा द्वारा, अभिरुचि द्वारा। देखिए रुचि अभिरुचि ये तो सेम वर्ड आ रहा है, तो ये तो कभी भी नहीं होगा। इनमें से किसी के द्वारा नहीं, ये भी नहीं होगा। इसके बाद शिक्षण विधिया द्वारा। लेकिन जब रुचि आप पैदा कर देंगे, यानी कि किसी कारण किसी भी चीज़ से आप रुचि जब पैदा कर देंगे, तो शिक्षण विद्या, कोई भी शिक्षण विद्या हो, सीख लेगा बच्चा। तो आप रुचि रुचि जब रहता है बच्चे को, तो कोई भी शिक्षण विद्या सीख सकता है। इसीलिए ये प्रेरणा द्वारा पहले आप रुचि पैदा करें, शिक्षण विद्या तो सीख ही लेगा। तो इसमें आंसर आपका आ जाएगा 2। चलिए 109 में देखते हैं। शिक्षण कार्यों को सुगम बनाने के लिए निम्न में से कौन सा गुण एक शिक्षक में नहीं होना चाहिए? देखिए शिक्षण कार्यों को सुगम बनाने के लिए निम्न में से कौन सा गुण नहीं होना चाहिए शिक्षक में? क्या वार्षिक योजना तैयार न करना? ये तो ऐसे ही दिख रहा है, गलत है भाई। और इसमें गलत ही पूछ रहा है। गणित विषयों को वस्तु का उपयुक्त ज्ञान होना चाहिए, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन ये भी यहाँ नहीं होगा। लेकिन आपका जो आंसर होगा, आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपकी कक्षा के कुछ बच्चे गणित में बहुत कमज़ोर है। इस समस्या का प्रमुख कारण हो सकता है प्राथमिक स्तर पर उन बच्चों को नींव कमज़ोर होना, हो सकता है शारीरिक रूप से उन बच्चों का स्वास्थ्य न होना, आपको उन पर ठीक से ध्यान न देना। उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए शारीरिक ये इतना मजबूत आंसर नहीं है, हो सकता है लेकिन मजबूत आंसर नहीं है। आपको उन पर ठीक से ध्यान न देना। कौन टीचर अपने आप में शिकायत करता है? अपने आप को नहीं करता। प्राथमिक स्तर पर उसका नींव कमज़ोर हो सकता है। तो आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। चलिए 111 में देखेंगे। व्यक्तिगत भेदभाव की समस्या मेधावी छात्र में होता है, पिछड़े छात्र में होता है, सामान्य छात्र में होता है, यहाँ तो भाई सभी में हो जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 112 नंबर 112 में है गणित विषय में समस्याओं को हल करने के अलावा उनका अभ्यास करने में अधिक बल दिया जाता है, जिससे छात्र नए सूत्रों को समझ सके, उनको अनुप्रयोग में दक्ष हो सके, गणनाओं संबंधी कौशल में निपुण हो सके, नई धारणाओं को स्पष्ट कर सके, ज्ञान को नई परिस्थितियों में लागू कर सके। देखिए यहाँ पर आपका अभ्यास कार्य है, अलावा उनके अभ्यास करने पर अधिक बल दिया जाता है। क्यों? अभ्यास पे क्यों बल दिया जाता है? क्या नए सूत्रों को समझ सके और उनको अनुप्रयोग कर सके। इसके बाद जो है गणना संबंधी कौशल में निपुण हो सके। देखिए नए सूत्रों को समझना ये सिर्फ अधिक बल देने से नहीं होगा, अधिक अभ्यास कराने से नहीं होगा। कंसेप्ट आपको सिखाना पड़ेगा। कंसेप्ट के द्वारा नई अवधारणाओं को स्पष्ट करना, ये सभी कंसेप्ट के द्वारा आएगा। जो आप प्रैक्टिस करेंगे वो सिर्फ गणना संबंधी कौशल निपुण होगा, यानी कि कौशल आ सकता है, दक्ष आ सकता है। एक ही तरह का
जिस तरह का आप अभ्यास कराते हैं उसमें कौशल वो हो जाएंगे, निपुण हो जाएगा। तो ये वाला आपका आ जाएगा 113। विद्यार्थी गणितीय समस्याओं को हल करते समय गलतियां करते हैं क्योंकि वे एक से अधिक पाठ्यपुस्तक को नहीं पढ़ते। उनका सामाजिक आर्थिक स्तर उनका निष्पादन से प्रभावित करता है। वे अर्थ निर्माण के अपने प्रयास में संकल्पनाओं को वैकल्पिक निर्वाचन करते हैं। वे पर्याप्त अभ्यास नहीं करते। देखिए यहाँ पे जो है विद्यार्थी गणितीय समस्याओं को हल करते समय गलतियाँ करते हैं, क्यों करते हैं ये दिखाना है। वे ज़्यादा पाठ्य पुस्तक नहीं पढ़ते, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये आपका ऐसे नहीं होगा। इसके बाद वो पर्याप्त अभ्यास नहीं करते, ये भी आपका नहीं होगा। ज़्यादातर गलतियाँ क्यों करते हैं ये आपका है। इसके बाद उसका सामाजिक आर्थिक स्तर से क्या करना है, तो ये भी आपका नहीं होगा। वे अर्थ निर्माण के अपने प्रयासों में संकल्पनाओं और वैकल्पिक निर्वाचन करते हैं। देखिए वो करता क्या है, बच्चा को जब प्रश्न दिया जाता है तो अर्थ निर्माण में अपने प्रयास में संकल्पनाओं का वैकल्पिक निर्वाचन करते हैं, अलग अलग तरीका अपनाता है जिसमें बच्चे का ज़्यादा गलतियाँ होता है। कोई भी अगर प्रश्न दिया जाए और अपने मन से अलग अलग तरीका अपनाया जाए तो उसमें ज़्यादा गलतियाँ होता है। अन्यथा ये तो अपनाना चाहिए, लेकिन उसमें गलतियाँ ज़्यादा होते हैं। इसके कारण तो आपका आंसर हो जाएगा 3। अगला है 114। कक्षा में एक छात्र बोलने की कठिनाई महसूस करता है, स्वयं की अभिव्यक्ति के लिए आप उसे कैसे प्रोत्साहित करेंगे। ये बोलने में कठिनाई है, आप बोलने में कठिनाई करना है। परिचर्चा का अवलोकन करके, ऐसे खेलों का आयोजन करके, परिचर्चा का ये भी हो सकता है, ऐसे खेलों का आयोजन करके जिसमें बच्चे बोलना पसंद करेंगे। ये सबसे मजबूत आंसर आपको दिख रहा है। जो स्वयं की अभिव्यक्ति की अच्छे ढंग से करे उसे अधिक अंक देकर, नहीं, ये तो कभी भी नहीं होगा। बच्चों को कक्षा की गतिविधियों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करे, ये कभी भी नहीं होगा। कक्षा में गतिविधियों में भाग लेने से क्या होगा, वो बोल देगा, नहीं, वो चुपचाप रहेगा। वो तो बोलने का प्रॉब्लम दूर करना है। अभिव्यक्ति, जो स्वयं की अभिव्यक्ति को अच्छे ढंग से उचित अंक देकर तो कभी भी नहीं होगा। बच्चे को ज़्यादा मार्क्स देंगे तो उससे बोलना थोड़ी सीख जाएगा। ऐसे खेलों का आयोजन किया जाए जिसमें बच्चों बोलना पसंद करते हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको। दूसरा, ऐसे परिचर्चा भी है, लेकिन परिचर्चा में ज़रूरी नहीं है जिसको बोलने नहीं आता वो बोल दे, लेकिन ऐसा कोशिश किया जा सकता है खेल के माध्यम से उसको बोलने की। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 115 है, आपकी समझ से एक अध्यापक के लिए कौन सा कौशल अति आवश्यक है। बच्चों को ज्ञान की खोज के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों के लिए सभी सूचना रखना। देखिए बच्चों का सूचना रखना कौशल, कौन सा कौशल जो है अध्यापक के लिए, कौन सी कौशल अति आवश्यक है। क्या बच्चों को सूचना रखना अति आवश्यक है? नहीं। बच्चों को ज्ञान की खोज के लिए प्रोत्साहित करना, ये हो सकता है। चलिए आगे, लेकिन सभी आपको पढ़ना चाहिए। आपको ऑप्शन अगर सही भी लगे तभी भी आपको पूरी ऑप्शन को पढ़ना है। जो सबसे ज़्यादा मजबूत हो उसी को आपको चुनना है। आपको एक जो है 4 ऑप्शन में से एक जरूर दिख जाएगा जो ये नहीं होगा, और 3 बचेगा। 3 में से भी आपको देखना है कि कौन उसमें कमज़ोर है। जो कमज़ोर होगा उसको छाड़ दीजिए। फिर आपको 2 बचेगा, उसमें से सबसे मजबूत है वो आप लेकर आगे बढ़ जाइए। तो बच्चों से विषय वस्तु का स्मरण कराने की योग्यता, ये भी नहीं होगा, ऐसे भी दिख रहा है। बच्चों को परीक्षा में अच्छे प्रदर्शन के योग्य बनाना। देखिए अच्छे प्रदर्शन के योग्य बनाना, यहाँ है बच्चों को ज्ञान खोज के लिए प्रोत्साहित करना। जब आप ज्ञान खोज के लिए प्रोत्साहित कर देंगे तो ये अपने आप इसके अंदर हो जाएगा, तो ये भी आपका छट गया। चलिए 116 में देखिए, अनुपस्थिति रोका जा सकता है शिक्षा के द्वारा सॉरी। क्या बच्चे जब नहीं आते हैं तो बच्चों को आप जो है शिक्षा के द्वारा उसको रोक सकते हैं। छात्रों को दंडित करके, अच्छा मिठाई देकर, ये तो कभी भी नहीं होगा कि मिठाई खिलाते रहें बच्चे आपको आते रहेंगे। ऐसा तो नहीं है कि टाइम बर्बाद करने आपके यहाँ आते रहेंगे। छात्रों को दंडित करेंगे तभी भी नहीं आएगा, वो तो और भागेगा। शिक्षा द्वारा, देखिए शिक्षा तो मिलता ही है, पहले तो बच्चे आए, तो आपका ये भी नहीं होगा। बच्चे के अभिभावकों के माता पिता के साथ अगर मीटिंग करते हैं तो उसमें माँ बाप को अगर बोला जाए तो वो बच्चे आ सकते हैं दबाव में, और वो बच्चे जब आएंगे तब आप शिक्षा देंगे तब हो जाएगा। इसके ये जो ऑप्शन है इसके लिए
ये इस बात की ऑप्शन है शिक्षा देना। चलिए 117 में देखते हैं। कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थी को विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज की परिभाषा करने के लिए कहती है, और विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज की परिभाषा करने के लिए कहती है। शिक्षिका का उद्देश्य क्या है? परिभाषा कराना करने के लिए कहती है तो क्या उद्देश्य है? चलिए इसको देखते हैं। सभी परिभाषाओं को कंठस्थ कराना। देखिए कंठस्थ वर्ड, परिभाषा को कंठस्थ करके क्या करेगा बच्चा? ये नहीं उसका मकसद होगा। परिभाषाओं के आधार पर चतुर्भुज की सभी समस्याओं की व्याख्या करना, लेक्चर देना, व्याख्या करना। देखिए ऐसे वर्ड जो है पकड़ना है जो आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जाता है। सहायता करता है, विद्यार्थियों की सहायता करता है व्याख्या करने में। विभिन्न परिभाषाओं को खोजना, हाँ खोजना यहाँ थोड़ा मजबूत है। खोजना और विद्यार्थियों की सहायता करना, विभिन्न परिभाषाओं को खोजना, लेकिन ये दिक्कत ये है परिभाषा को खोजना है। परिभाषा को क्या खोजेगा? विभिन्न परिप्रेक्ष्य में चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना। देखिए विभिन्न परिप्रेक्ष्य में चतुर्भुज को समझने में, यहाँ समझ वर्ड जो है ये आपका सबसे मजबूत वर्ड है। चतुर्भुज की समझने में, तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आंसर आपका होगा। चलिए 118 देखते हैं। कक्षा 4 में बिंदु और रेखा के ज्यामिति का पाठ के लिए आकलन निर्देश होंगे तो क्या होगा? देखिए परिशुद्ध रूप से सेंटीमीटर, इंचों और रेखाखंड की माप सकता है और रेखाखंड के अंत बिंदु को चिन्हित कर सकता है। आप तो पहले समझे कि आपके पास दो बिंदु है और दो बिंदु को मिलाने पर एक रेखाखंड का निर्माण होता है, और दोनों तरफ अगर बढ़ा दिया जाए तो इस तरीके से आपका किरण का निर्माण होता है, और दोनों तरफ इस तरीके से बनाए तो रेखा का निर्माण होता है। तो इसमें जो है अब देखिए इसमें परिशुद्ध रूप से, पहला है परिशुद्ध रूप से सेंटीमीटर, इंचों और रेखाखंड को मापा जा सकता है। रेखाखंड के अंत बिंदु को चिन्हित कर सकते हैं। ठीक है, रेखा, किरण और रेखाखंड तीन चीज है। रेखा, किरण और रेखाखंड में अंतर किया जा सकता है और उन्हें परिभाषित किया जा सकता है। रेखा, रेखाखंड में अंतर किया जा सकता है। यहाँ रेखा और रेखाखंड है, इसके ये ऑप्शन तो इसके अंदर ही है। अंतर कर सकते, बिंदु चिन्हों को कर सकता है और दी गई लंबाई को परिशुद्ध रूप से जान सकता है। सेंटीमीटर, इंचों में परिशुद्ध रूप से मापा जा सकता है और रेखा को नापा जा सकता है। तो ये सब जो है ये सब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। जो सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग आंसर है आपका 2 नंबर दिख रहा है। रेखा, किरण और रेखाखंड में अंतर भी कर सकता है। जब बच्चा अंतर कर लेगा तो उसको सभी परिप्रेक्ष्य को जान जाएगा और उन्हें परिभाषित भी कर सकता है। परिभाषा देने का अर्थ भी था, तो परिभाषित भी कर सकता है और उसके डिफरेंस भी कर सकता है। तब इसका मतलब है वो अच्छे तरीके से समझ चुका है, रेखा, किरण और रेखाखंड को समझ चुका है बढ़िया से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसमें 2 नंबर आंसर होगा 118 के। 119 में है, हामिदा अपने विद्यार्थियों को गणितीय योग्यताओं को संवर्धित करने के लिए उन्हें सदा संख्या प्रतिरूप पैटर्न का अवलोकन करने और परिकल्पना बनाने देती है। वह बोर्ड पर निम्नलिखित समस्याओं को लिखती है और विद्यार्थियों को कहती है कि वे इसका उत्तर लिखें। वह प्रश्नों को सेट के माध्यम से यह चाहती है कि विद्यार्थी यह अवलोकन कर सके। क्या अवलोकन कराना चाहती है? देखिए पहला है, यदि भाजक और भाज्य 10 की घात से बढ़ाया जाए तो भागफल समान रहता है। ये बिल्कुल सही बोल रहा है। जैसे आप देखिए, जैसे यहाँ पे है 21/7 और इसको हम 10 यानी कि 10 के घात 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इसको भी 10 के घात की 1 की मल्टीप्लाई यानी कि बढ़ा दिया जाए, तो आपका तभी भी ये तो कट जाएगा, सेम रहेगा। या आप घटा दिया जाए, -1 भी कर दीजिए आप 10 पे पावर, तभी भी सेम रहेगा। ये दोनों कट जाएगा और पहला आंसर सही हो जाएगा। दूसरा आंसर देखिए, दूसरा में है, यदि भाजक और भाज्य दोनों को 10 की घात से घटाया जाए तो भागफल 10 की घात से घटता है। नहीं जी, बराबर रहता है। तो ये आपका आंसर गलत है। तीसरा में, जब एक गुणज को 10 से विभाजित किया जाता है और दूसरे को 10 से गुना किया जाता है, तब तो यहाँ पे 100 से भाग हो सकता है या 100 से गुना हो सकता है, लेकिन यहाँ बोला है समान होगा। ये भी गलत है। जब 10 की घात से घटता है तथा दूसरे 10 की घात से बढ़ता है तो गुणनफल समान रहता है। यहाँ भी बढ़ेगा। आप देख सकते हैं, जब ऊपर बोला कि 10 की घात से बढ़ा दे, मान लीजिए 10/7 है, ऊपर 10 की बढ़ाए और नीचे 10 को घटाए, 10⁻⁻1 करे, तो ये जाकर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आंसर आपका आएगा सिर्फ 1 आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गणित शिक्षण के दौरान बालकों को कोई पाठ पढ़ाने से पूर्व एक शिक्षक
किसका ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक है? संबंधित पाठ के उद्देश्य को, संबंधित पाठ के शिक्षण विधिया का, संबंधित पाठ के प्रश्न बैंक का, कोई नहीं। देखिए प्रश्न बैंक कभी भी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसके बाद दो आपको बच गया है, संबंधित पाठ की शिक्षण विधियों का और पाठ उद्देश्य का। देखिए शिक्षण विधिया तो कराएगा ही कराएगा टीचर। गणित के शिक्षण के दौरान बालकों को कोई पाठ पढ़ाने से पूर्व शिक्षक को क्या जानना चाहिए? शिक्षक का उसका ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। किसका? देखिए संबंधित उद्देश्य का, उस पाठ पढ़ाने से क्या उद्देश्य है ये जरूरी है। और उद्देश्य जब पता रहेगा तो शिक्षण विधिया तो ऑलरेडी उसके अंदर कराएंगे। चलिए तो आपका 120 का 1 आपका आंसर हो जाएगा। पाठ योजना का पहला उद्देश्य है, पाठ योजना का जो सबसे पहले उद्देश्य है वो आपका जो है शिक्षण जो है संबंधित उद्देश्य ही है कोई भी पाठ्यक्रम का। चलिए गणित शिक्षण की त्रुटियों का विश्लेषण हेतु आपको अधिगम सफलता किसकी शिक्षण दक्षता पर निर्भर करती है? क्या शिक्षक पे करता है? हाँ। छात्र पे करता है? नहीं। अभिभावक पे करता है? नहीं। प्रधानाचार्य पे नहीं, शिक्षक पे आ जाएगा। 122 में है, गणित पढ़ाने के एक उपागम के रूप में समस्या समाधान के बारे में चर्चा करते समय शिक्षक ने 4 विचार बताए। निम्नलिखित में से कौन सा विचार इस उपागम का वास्तविक अर्थ का उचित सिद्ध नहीं करता है? देखिए मेरे विचार से गणित पाठ्यपुस्तक को कई प्रश्नों के समस्या समाधान के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, मेरे विचार से समस्या समाधान को सामान्य गणित की कक्षा से जोड़ना बेहतर है। ये भी सही है। मेरे विचार से समस्या समाधान को गणितीय तर्कना से कोई सा संबंध नहीं है। देखिए आपको यहाँ पे पूछा है कौन सा गलत है, तो कौन सा गलत है? यही आपका गलत है कि कोई भी तर्कना से यानी कि तर्क शक्ति से कोई भी समस्या संबंध नहीं है, ये गलत है बिल्कुल। ऐसे ही पता चल रहा है इसमें आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 123 में, गणित के निम्न में से कौन सा चरण समस्या समाधान विधि का नहीं है? देखिए वो शारीरिक सौष्ठव को अधिक महत्व देना, आंकड़ों का संकलन एवं व्याख्या करना, निष्कर्ष निकालने में समीकरण करना, समस्या का समझाना और परिभाषित करना। देखिए सभी है, लेकिन आपको शारीरिक मजबूत करके क्या करेंगे आप समस्या समाधान विधि में? नहीं, ये गलत है। इसके बाद 144, समस्या समाधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी ओर सीखना संबंधित सभी क्रियाएं अग्रसर होती है तथा दी गई समस्याओं का समाधान करती है। उक्त परिभाषा किसकी है? आप जब पढ़ेंगे आपको ये चीज़ें मिल जाएगा, तो आपको याद रखिए यूकम और सिम्पसन ने दिया है। इसके बाद 125 नंबर में, क्षेत्रमिति पढ़ाते समय शिक्षक आगे पढ़ने से पहले बोर्ड के सभी सूत्र लिख देता है। यह जो है तरीका दर्शाता है क्या? निगमन विधि। पहले हम सूत्र लिख दिया जाता है और उस पर प्रैक्टिस करवाया जाता है, निगमन विधि कहलाता है। 126 में देखिए आप, 126 में प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण में बच्चों की त्रुटि की संभावना को कम करने के लिए शिक्षक को चाहिए क्या चाहिए? बालक को गणितीय चिन्हों का प्रयोग के बार अभ्यास कराएं। बालक को गणितियों के सभी प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का पैदा करे। बालक को हतोत्साह न करे। देखिए यहाँ पे सभी आ जाएगा। नेक्स्ट है 126। 127 में देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है? भौतिक रूप में, मानसिक रूप में, व्यवहारिक रूप में, आध्यात्मिक रूप में? तो आपको भी पता है ये व्यवहारिक रूप में होना चाहिए। ये एनसीएफ ने भी कहा है कि आपको गणित ऐसा पढ़ाए कि आपको व्यवहारिक रूप है, व्यवहार से जोड़ करे, यानी कि व्यवहारिक गणित ही पढ़ाया जाना चाहिए। उसको मतलब डेली लाइफ से जोड़ कर पढ़ाया जाना चाहिए। चलिए, बालकों को गणित की संबंधित त्रुटियों का पता लगाने के लिए आवश्यक क्या है? त्रुटि का जब पता लगाना है तो निदानात्मक, और उसको उपचार करना है, जब उसको दूर करना है तो उपचारात्मक आ जाएगा। इसके बाद है 129, गणित शिक्षण में शिक्षक द्वारा की जाने वाली त्रुटियां प्रमुख है। उपयुक्त शिक्षण विद्या का प्रयोग न करना, चित्रात्मक तरीके से बालकों को पढ़ाना, शिक्षण कार्यों के बीच बार बार कक्षा में घूमकर बालकों को निरीक्षण करना, उपरोक्त सभी गणित शिक्षण में शिक्षक द्वारा की जाने वाली त्रुटियां है। शिक्षक द्वारा क्या त्रुटियां की जाती है? उपयुक्त शिक्षण विद्या द्वारा प्रयोग न करना। शिक्षण विद्या का देखिए चित्रात्मक द्वारा बालक को पढ़ाया जाना चाहिए, ये तो है ही। इसके बाद शिक्षण कार्यों को बार बार ये बीच में घूम कर ये भी होना चाहिए, तो ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। इसके बाद उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग न करना। देखिए उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग न करना, ये आपका जो गलती है, तो इसमें पूछा गया है कौन सी त्रुटि है, त्रुटि कौन सी है? तो उपयुक्त विधि न करना ही त्रुटि है। तो आपका 129 का जो आंसर आएगा
आपका 1 नंबर आंसर हो जाएगा। यही होगा जो अगर उपयुक्त विधि यूज नहीं करेगा तब। अगला है 130 में, गणित शिक्षण के दौरान बच्चों की त्रुटियों का विश्लेषण करने हेतु एक शिक्षक के लिए आवश्यक है क्या? शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? शिक्षण के दौरान बच्चे जो है त्रुटियां का विश्लेषण करने हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक के क्या लिए आवश्यक है? बच्चों को गणितीय विषय के प्रति जागरूक करना चाहिए, ठीक है। बच्चों को गणितीय चिन्हों को सही प्रयोग विषय में बताना चाहिए, ठीक है। बच्चों को समस्या का विश्लेषण तथा संश्लेषण करने की योग्यता का विकसित करना चाहिए। तोड़कर सीखें, तोड़कर एकत्रित करें, चाहे उसको जो दिया गया चीज़ है आपको उसको एकत्रित करके आपको बनाएं। तो ये चीज़ें जो है ये सभी होगा यहाँ पे, ये आपका 4 नंबर आंसर हो जाएगा। कह रहा है रजनी माचिस की तिरिया से खेल रही है और उसको वह एक चरण में एक इस तरीके से जोड़ती जा रही है। दूसरी तरफ देखेंगे आप तो दूसरी तरफ से एक टेबल बना रहा है राजू। करा स्थिति में दोनों बच्चे के बारे में आप अवलोकन कर क्या करना का चाहते हैं? देखिए, समानीकरण तक पहुंचना और उसकी रजनी को बहुत सारी माचिस तालियां चाहिए जिसके राजू को यह बहुत तेजी से करेगा। नहीं, ये तो गलत है। समानीकरण तक पहुंचने के लिए रजनी को बहुत सारी माचिस की तिलियां चाहिए जबकि राजू को यह बहुत तेजी से। देखिए, जब सूत्र वगैरह निकाला जाता है तभी समीकरण का यूज होता है, समानीकरण का, जनरलाइजेशन का। यहाँ पे कोई सूत्र वगैरह का नहीं है। रजनी और राजू दोनों समानीकरण तक पहुंचना कोशिश करता है, ये भी समानीकरण तो ये भी नहीं होगा। रजनी करके सीख रही है और राजू शायद पैटर्न का बिल्कुल भी नहीं देख रही है, ये भी गलत है। देखिए, रजनी केवल खेल रही है और राजू सीख रहा है। इस विधि से आपको खेला जाता है जबकि ये क्या कर रहा है, पैटर्न पे बैठा रहा है, ये गणित कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं जब एक ही आदमी, जैसे मान लीजिए राजू ही पैटर्न बना रहा है और राजू ही इस टेबल को भी लिख रहा है, तो हम कह सकते हैं राजू खेलते हुए जो है गणित कर रहा है। चलिए, तो यहाँ अलग अलग था। इसके बाद है वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रमुख दोष है। क्या है प्रमुख दोष? देखिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षण उसको कहते हैं, जैसे आजकल भी देखते हैं आपका ज़्यादातर वस्तुनिष्ठ ही आ गया है क्योंकि उसमें विश्वसनीयता का अभाव नहीं होता, इसलिए व्यापकता का अभाव नहीं होता। इसके बाद वैधता जो है, तो इसमें कौन सी सबसे ज़्यादा जो है, इसमें जो है सबसे वैधता का अभाव भी नहीं होता। तो इसके अंदर जो है दोष है, ये अभिव्यक्ति का अभाव आ जाएगा इसके अंदर। 132 का 3 हो जाएगा, अभिव्यक्ति का अभाव। देखिए, इसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होती, इसमें लिखना कुछ नहीं रहता है इसके अंदर, और लिखना बोलना कुछ नहीं रहता। तो इसमें जो लिखना है, अपने मन की बात जो है लिखना, वो आपको नहीं रहता। इसमें अभिव्यक्ति में जो दिया गया है उसी ऑप्शन में से आपको टिक करना रहता है। तो इसमें आपका आज़ादी नहीं मिलेगा, किसी के पर्सनल की आज़ादी नहीं मिलेगा। जो ऑप्शन दिया है उसी में से आपको टिक करना रहेगा। अभिव्यक्ति की आज़ादी वहाँ मिलता है जहाँ ऐसे टाइप का होगा, जहाँ ऐसे लिखना हो, लेख लिखना हो, उसमें आपको अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी होगी, वहाँ पर आप लिख सकते हैं। अगला है 133 में, रामन 4 तालियों को जोड़कर एक चक्र बनाता है और वह अपनी पुस्तक में तालिका बना रहा है। देखिए, जब रमन ही कर रहा है दोनों काम, तो रमन क्या कर रहा है, खेलने के साथ साथ गणित कर रहा है। रमन खेलने के साथ गणित कर रहा है, अभी बताया इससे पहले। 134 में है, गणित विषय के छात्रों को गणित की गति एवं शुद्धता को विकसित करने के लिए गणित अध्यापक को शिक्षण करते समय ध्यान देना चाहिए। किस पे? का मौखिक कार्य पर। सही बात है। इसके बाद निर्धारित तथा सीमित समय में दक्ष कार्य, सीमित समय में करता है तो अपने आप जो है स्पीड से करेगा और एक गति आ जाएगी। गणना संबंधी सहायक सामग्रियाँ का ये कभी भी नहीं होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 135। विकास 56 विद्यार्थियों को कक्षा को गणित पढ़ाता है। उसका यह विश्वास है कि परीक्षा के तुरंत बाद प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक दी जाए तो वह प्रभावी होता है। यह 10 अंकों की एक छोटी कक्षा परीक्षा का आयोजन करता है। प्रभावी तरीके से प्रतिपुष्टि फीडबैक देने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? यह पूरी कक्षा के लिए, देखिए पहला ऑप्शन है, यह पूरी कक्षा के लिए चर्चा आयोजन कर सकता है और वे किन तरीकों से अपने उत्तर पर पहुंचेगा, वह सही उत्तर पहुंचने की प्रभावी उक्ति कौन सी थी? देखिए, बच्चा को जब पूरी चर्चा की योजना करेगा और बच्चा से पूछेगा कि आप कौन सी तरीका से आप जो है उत्तर तक पहुंचे हैं, ये सबसे कारगर दिख रहा है। चलिए अगला देखते हैं। वह
वह यानी कि रैंडम तरीके से यादृच्छिक रूप से किसी भी एक कॉपी को चयन करें और बोर्ड को सहायता से कॉपी को उत्तर देखिए, किसी भी कॉपी ले लिया जाए और उसका जांच करेंगे तो कैसे पूरे बच्चे को पता चलेगा? ये तो कभी भी नहीं होगा। विद्यार्थियों को एक से दूसरी की जांच करने के लिए ये भी कभी नहीं होगा। और प्रत्येक सवाल को बोर्ड पे समझाया जाए और विद्यार्थियों को कहा जाए अपने स्वयं उत्तर जांचे। जब बच्चा स्वयं जांचेगा, क्या जांचेगा नहीं जांचेगा, आपका सबसे जो अच्छा तरीका है, कारगर तरीका है, जो आपका 1 नंबर है। चलिए 136 देखते हैं। निम्नलिखित कक्षा 3 में पाठ्य पुस्तक में से एक समस्या है। निम्नलिखित समस्या को हल करने के लिए कौन सी गणितीय संक्रियाएं का प्रयोग किया जाएगा? एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है, वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचता है? उपरोक्त सवालों को ब्लूम संज्ञानात्मक क्षेत्र में किस दक्षता की ओर संकेत करता है? ब्लूम संज्ञानात्मक जो है आपको ये बताया जाएगा, लेकिन अभी सीख लीजिए। आपको यहाँ पर आपका जो है विश्लेषण कर रहा है वो, जब इस चीज़ को आपको क्या कर रहा है, जैसे 1410 है, 1410 को उसने 10 से डिवाइड कर रहा है, मतलब अलग अलग कर रहा है। एक डिवाइड का प्रयोग जो होता है वो अलग करने के लिए होता है। अलग कहाँ होता है? विश्लेषण में। और गुणन करना यानी कि संश्लेषण के अंदर आता है, तो आपका यहाँ विश्लेषण होगा। अगला, ऐसे संश्लेषण विश्लेषण बहुत बड़ा टॉपिक है, ऐसे आपका मेथड है, सिखाया गया है। पहला है, किसी गुण को कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है। किसके कारण गणित में शुद्धता रहती है? किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है? विभेदीकरण, विभेद विभेदकारिता के कारण। विभेदकारिता के कारण है कि अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस होना चाहिए, जिससे बच्चों को अच्छे तरीके से आप मूल्यांकन कर सके उस बच्चे को। ये मूल्यांकन का गुण है। वस्तुनिष्ठता, जो शुद्धता रहनी चाहिए। अशुद्ध किसके कारण होगा? वस्तुनिष्ठता होना चाहिए। वस्तुनिष्ठता का मतलब है कि ऐसा प्रश्न जो होना चाहिए, चाहे ऐसा प्रश्न जो 10 टीचर भी अगर उस कॉपी को, एक ही कॉपी को चेक करे तो सबका मार्क्स सेम आना चाहिए। इसमें जो होना चाहिए सेम मार्क्स होना चाहिए, तभी कह सकते हैं इसमें मार्क्स सेम होना चाहिए। और 10 टीचर, मान लीजिए 10 टीचर के द्वारा चेक कराया जाए, तभी भी एक ही कॉपी का सेम मार्क्स होना चाहिए। वस्तुनिष्ठता कहलाता है। विश्वसनीयता का मतलब है कि एक ही कॉपी को अलग अलग समय पर उसका रुचि या रुचि का कोई प्रभाव नहीं पड़े, तो वो विश्वसनीयता कहलाता है। एक ही कॉपी को अगर एक ही टीचर अलग अलग समय पर चेक करता है और सेम आंसर देता है, तो विश्वसनीयता कहलाता है। तो ये होगा। यहाँ पर जो आपका गुण होगा वैधता का, कि वैध है या नहीं है। शुद्धता का मतलब है वैलिड है कि नहीं। वैध का मतलब है वैलिड। अब वैलिड का मतलब उसके सिलेबस से आया है कि नहीं आया है। जैसे मैं अब सिक्स का एग्ज़ाम ले रहा हूँ, अगर उसमें 7th का क्वेश्चन आ गया तो वो वैलिड नहीं है। जैसे मैं मैथ का आपको टेस्ट ले रहा हूँ, उसमें हिंदी का क्वेश्चन डाल दिया जाए तो वो वैध नहीं है। तो किस गुण के कारण परीक्षा शुद्ध नहीं रहता? तो ये वैध के कारण। अगर वैलिड नहीं है क्वेश्चन उसके अंदर, तो वो शुद्ध नहीं होगा। अगला है त्योहार के समय कक्षा 5 में प्रतिशत प्रकरण के समय सेल पर कक्षाई चर्चा शुरू की जाती है। कक्षा के इस प्रकार की चर्चा अपने वाद विवाद को संबंधित कौशल बढ़ाने में विद्यार्थियों की सहायता करता है। देखिए यहाँ पे आया है वाद विवाद, ये कभी भी नहीं होगा। कक्षा में गर्मा गर्मी, ये कभी भी नहीं होगा। एक दूसरे के विचार को सुनने और विद्यार्थियों की सहायता करती है और तर्क प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये आपका सबसे मजबूत आंसर है। ये दोनों तो ऐसे भी नहीं होगा। कि अब देखिए चौथा, इस प्रकार की चर्चा की उपेक्षा की जानी चाहिए क्योंकि यह कक्षा शोर करती है। ये भी कभी नहीं होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। चलिए अगला देखते हैं। एक ही परीक्षा में प्रायोगिक परीक्षा पुस्तिका के विभिन्न तरीकों द्वारा देखी जाने पर उसमें भिन्न भिन्न अंक प्रदान करते हैं। देखिए अभी बताया था कि परीक्षा पुस्तिका को विभिन्न परीक्षकों द्वारा देखी जाने पर उसमें भिन्न भिन्न अंक प्रदान करता है। ऐसी स्थिति में क्या कमी है? अलग अलग टीचर्स के द्वारा अगर चेक किया जाता है और अलग अलग नंबर मार्क्स दिया जाता है, तब ये वस्तुनिष्ठता की कमी है। आपका जो है किसका कमी है? तो वस्तुनिष्ठता का। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला है उपचारात्मक शिक्षण की व्याख्या में शामिल है समूह वर्गन। देखिए आपको जब पढ़ेंगे उपचारात्मक तो ये सभी शामिल है, तो आपको याद रखिए ये 4 नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला है अधिगम संबंधी गलतियों और कमियों को दूर करने के लिए क्या आवश्यक है? उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक। देखिए अधिगम संबंधी गलती और कमियों को दूर करना है, तो ये आपका उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा होगा। जब टेस्ट करना रहता है तो निदानात्मक करते हैं। चलिए 142 में गणित का वह शैक्षिक उद्देश्य
शैक्षिक उद्देश्य जिसे शिक्षक कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है, वह शैक्षिक उद्देश्य जिसे कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं प्राप्त उद्देश्य कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं 47 में, यदि ज्यामितीय आकृतियों का अवबोधन हो जाता है तो छात्रों को व्यवहार में परिवर्तन होता है। देखिए अवबोधन का मतलब है यहाँ पे डिफरेंस कर पाना, आकृतियों को वर्गीकरण करना, ये होगा। इसके बाद वैसे आकृतियों को खींचना, ये सब कौशल का है, जब खींच लेता है तो कौशल होता है। आकृतियों को प्रशंसा करने, इसके बाद गणित को परिषद पट ज्यामितीय आकृतियों का प्रदर्शन करने के लिए, ये सब आपका तो ऐसे ही नहीं होगा, ये कौशल होगा, ये आपका अवबोध में हो जाएगा। तो 143 का आपका जो होगा 1 हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, इसमें है यदि आपकी कक्षा में कोई छात्र गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण होता है तो छात्र गणित के किस क्षेत्र में कमजोर है यह जानने के लिए आप क्या करेंगे? कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है, लिखित कार्य, मौखिक कार्य, निदानात्मक, उपचारात्मक, आप कौन सी काम करेंगे? तो इसमें जो है इसको निदानात्मक करेंगे। आप पहले टेस्ट लेंगे। गणित छात्र विषय में अनुत्तीर्ण होता है, छात्र को गणित में किस क्षेत्र में कमजोर है यह जानने के लिए जांचना है यहाँ पे, तो जानना है तो आपका आएगा निदानात्मक। अगला 145, निदानात्मक परीक्षण से ज्ञात किया जा सकता है क्या? छात्रों को कठिनाई के क्षेत्र और उनके द्वारा की जाने वाली विशेष प्रकार की त्रुटियां, ठीक है। इसके बाद छात्रों को गणितीय पृष्ठभूमि का अभाव, इसके बाद छात्रों को गणित के प्रति रुचि, छात्रों को गणित में कठिनाई, आप क्या जांच सकते हैं? तो 145 का आपका 1 नंबर, छात्रों की कठिनाई के क्षेत्र में उनके द्वारा की जाने वाली विशेष प्रकार की त्रुटियों को जाँचते हैं कि कहाँ पर बच्चा त्रुटि करता है, इस टेस्ट करते हैं इसको। अगला है कमजोर और पिछड़े छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग किया जाता है निदानात्मक मूल्यांकन के बाद। हाँ, आप भी जानते हैं कमजोर छात्रों के लिए पहले जो है निदानात्मक करते हैं, उसके बाद मूल्यांकन करते हैं, तो उपचार बाद में होता है ना, पहले निदानात्मक टेस्ट होगा उसके बाद। अगला है छात्र विद्यालय में रहकर जो कुछ सीखता है उसकी जांच हेतु परीक्षा आयोजित की जाती है, ये कहलाती है क्या? उपलब्धि परीक्षा, निष्पादन परीक्षा, निदानात्मक परीक्षा। निदानात्मक तो नहीं होगा, ये टेस्टिंग नहीं होगा, ये वाला दोनों होगा, तो ये आपका आ जाएगा 4 नंबर आंसर। अगला है 148, यदि कक्षा 6 का एक छात्र किसी प्रश्न को हल करते समय गणितीय संबंधी त्रुटि करता है, 12 + 5 को उसने 16 करता है, तो इस प्रकार की त्रुटियों का उपचार हेतु संशोधित के लिए आवश्यक है प्रश्नों को मौखिक रूप से हल करवाया जाए तब तो और गलती करेगा बच्चा। छात्रों को अधिक से अधिक गृह कार्य दिया जाए तब और गलत डायरेक्शन में जाएगा। जब पहले तो सही तो कर ले तभी तो उसको गृह कार्य देंगे। त्रुटियां पर आधारित प्रश्नों को उसे श्यामपट्ट पर हल करवाएगा, हाँ ये सही है आपका। और उसके छात्रों को गणना संबंधी उपकरणों को उपयोग करने की सलाह देगा, नहीं उपकरण से क्या होगा। इसके अलावा 149 में है मंदबुद्धि छात्रों को स्तर में सुधार हेतु उपयोगी परीक्षा, मंदबुद्धि परीक्षा निदानात्मक, सृजनात्मक और विश्लेषणात्मक। तो आपका 149 का जो आएगा 2 नंबर, मंदबुद्धि के स्तर को सुधार हेतु उपयोगी परीक्षा है निदानात्मक परीक्षण, आपको पहले करना पड़ेगा, टेस्टिंग करना पड़ेगा, उसके बाद ही होगा। इसके बाद 150 में निम्न में से क्या उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत है? तो उपचारात्मक शिक्षण का अध्यापक एवं छात्र का निकट संबंध, कार्य अनुभव और अध्यापक का व्यापक दृष्टिकोण, ये तीनों हो जाएगा यहाँ पे। तो आपका आंसर 4 हो जाएगा। चलिए लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और इसका मैंने PDF भेजा था इसके और बोला था आपको सभी का इसका आंसर आपको व्हाट्सएप नंबर पर भेजने के लिए, तभी मैं आपको इसका वीडियो जो है आपको भेजेंगे, तो देख लीजिए आप। और जो आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और इसे अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए, जिससे हमेशा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपको अंत लास्ट तक देखने के लिए।